Class, as you know, we have finished the revision in this practice set up to question number 15. और 15 question number this one I have given as homework. उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से. और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि मैंने कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट वाले नोट डाउन करना है कॉपी में. फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अलग से सेपरेटली पूछते हैं कि लिखना है नहीं लिखना है. व्हाट डज़ इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द वीडियो केयरफुली. उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क करना है, कौन सा क्वेश्चन सेंड करना है. ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग. ओके, सो डोंट बी इन हरी. और पूरी बात सुनकर उसके बाद आपको होमवर्क सेंड करना है और कॉपी में करना है. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. प्रैक्टिस सेट सेम है. क्वेश्चन नंबर 16 है, अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल M is moved under a force capital F. If the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is halved, then how does the acceleration change? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 केसेस अप्लाई करना है और आपको फर्स्ट केस से सॉल्यूशन में स्टार्ट करना है. गिवन आप लिखेंगे फर्स्ट केस में, तो सबसे पहले आप फर्स्ट केस लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे गिवन. तो फर्स्ट केस में आपको गिवन क्या क्या है? मास कैपिटल M, मास इज़ M, आप ऐसे लिखेंगे मास इज़ M एंड फोर्स इज़ कैपिटल F. ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे F इज़ इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए. एक्सेलरेशन कितना है इस केस में? स्मॉल a जो होता है वही हमने लेट किया. इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया उसको. ठीक है, उसके बाद आते हैं आप केस नंबर 2 पर. फिर आपने लिखा सेकेंड केस, और सेकेंड केस के लिए दे रखा है कि ट्रक पर एक ऑब्जेक्ट को भी लोड कर दिया गया है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है जितना कि ट्रक का मास था. तो अब मास कितना हो गया? सेकेंड केस लिखेंगे आप यहाँ पर. सेकेंड केस, उसमें मास कितना हो गया? M डैश लेट कर लेते हैं. मास हो गया 2M, क्योंकि M ऑलरेडी ट्रक का मास था, M ही मास इस पर लोड कर दिया, तो नाउ टोटल मास इज 2M. उसके अलावा फोर्स के बारे में बता रखा है कि फोर्स पहले वाले फोर्स का कितना हो गया है? हाफ. ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना हाउ डज़ द एक्सेलरेशन चेंज. अब एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो फिर से आपने फॉर्मूला यूज़ किया. अब आप लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश इनटू. अब नाउ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. अब आपको फाइंड क्या करना है? ए. ठीक है, तो ए को हमने लिखा है ए डैश. तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? ए डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम डैश. ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो एफ डैश की जगह हम लिखेंगे हाफ एफ और एम डैश की जगह लिखेंगे 2M. ठीक है, तो हमारा फिर से इसी रिलेशन में अगर हम देखें तो इट विल बी ए डैश को हमने लिखा है ए डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लिखना है. एफ कितना है? हाफ एफ, और एम कितना है? 2M. तो आपका हो जाएगा एफ अपॉन ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो 4M. ठीक है, तो एक्सेलरेशन वैसे एफ अपॉन एम होता है. अब की बार आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया? एफ अपॉन 4M, यानी कि ए डैश आपका कितना हो गया? 1/4 ऑफ ए. तो एक्सेलरेशन कितना चेंज हो गया? एक्सेलरेशन पहले वाले एक्सेलरेशन का 1/4 हो जाता है. ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का. अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17. उसमें लिखा है डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी और ऑन डिफरेंट बॉडीज़. तो एक्शन एंड रिएक्शन किस लॉ के बारे में बात हो रही है? तो दिस इज़ अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं? तो आंसर इज़ नो, रॉन्ग. एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है कि नो, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज़. ठीक है, फॉर एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे आप हॉर्स कार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्हेन हॉर्स pulls the cart then action is on
द कार्ट एंड कार्ट अप्लाइज रिएक्शन ऑन हॉर्स, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करें. हाउ आर दे रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल, मे बी इक्वल और अनइक्वल. जैसे हॉर्स कार्ट वाले केस में अनइक्वल है, किसी केस में इक्वल भी होता है. तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही जो मोशन है वो हो सकता है. जैसे कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में हॉर्स जो एक्शन फोर्स लगा रहा है वो कम है, जो कार्ट रिएक्शन फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा है. और जिन केसेस में बराबर होता है वहाँ पर जो है वो बॉडीज़, वहाँ उस केस में बॉडीज़ मोशन कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं. तो मैग्नीट्यूड में कैसे रिलेटेड होता है, तो मैग्नीट्यूड अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो आप थर्ड लॉ से अगर एक्सप्लेन करें तो आप ये लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज अपोजिट. राइट द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग, तो ये केस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि टोटल मोमेंटम गन और बुलेट का बिफोर फायरिंग कितना होता है, 0. ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18. इसमें लिखा है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग. तो सबसे पहला पार्ट है अ रनर पासेस द ग्राउंड विद हिज फीट बिफोर ही स्टार्ट्स हिज रन. सॉरी, रनर प्रेसेस द ग्राउंड. तो पता है आपको रनर जो है वो ग्राउंड को अच्छी तरह से एक पोजीशन में खड़ा होता है जिसमें वो अच्छी तरह से ग्राउंड को प्रेस करता है जब वो रनिंग स्टार्ट करता है उससे पहले. तो इसका जो रीज़न है दैट इज़ ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जब वो ग्राउंड को अच्छी तरह से प्रेस करेगा और प्रेस करने की डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हम ग्राउंड को इस तरह से पुश करते हुए जाते हैं. तो ग्राउंड हम पे इस तरह से रिएक्शन लगाता है. आगे वाले फीट के आगे वाले पार्ट से हम ज़्यादा पुश करते हैं और बैक वाले पार्ट से कम करते हैं. तो इस तरह का फोर्स होता है इंक्लाइंड. रिएक्शन की ये डायरेक्शन होती है और रिएक्शन जब इस डायरेक्शन में है तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं. ये वाला कंपोनेंट जो है वो वेट को बैलेंस करता है, ये कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करता है. ओके, सो इसीलिए जो रनर है वो ग्राउंड को अच्छे से प्रेस करता है क्योंकि उसको क्या करना होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन ज़्यादा करना होता है, स्पीड ज़्यादा लेनी होती है. तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ये है. फिर आता है आपका बी पार्ट. टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर द बोटमैन पुशेस द बैंक विद एन ओर. तो पता है आपको कि बोट को आगे ले जाने के लिए जो बोटमैन है, जो बोट को चला रहा होता है, वो बैंक को पुश करता है विद एन ओर. तो देखा होगा आपने, इसको एक पतवार बोलते हैं, उससे उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है रिवर को, वो बोट को आगे ले जाने के लिए रिवर में. तो उसका रीज़न क्या होता है कि वही यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि वो लीनियर मोमेंटम जब बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा तो बोट गेन करेगी लीनियर मोमेंटम, जो ओर है वो गेन करेगी लीनियर मोमेंटम पीछे की तरफ, और जो बोट है दैट विल गेन लीनियर मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये आपका ए और बी पार्ट है. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में दे रखा है गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेटिस्फाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा है. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक्चुअली जो जहाँ भी मोशन होता है, जो कांटेक्ट सरफेसेस होती हैं, जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, जो जैसे कि हम ग्राउंड पर चल रहे हैं तो हमारे जो फीट हैं वो ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे फीट पर एक रिएक्शन फोर्स लगता है ग्राउंड से, दैट इज़ फ्रिक्शन. तो कहा जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत सारे केसेस में हार्मफुल है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मशीन के जो पार्ट्स लगातार स्लाइडिंग करके चल रहे हैं वो मशीन के पार्ट्स जाम हो सकते हैं और उनको दोबारा से मोशन में लाने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना पड़ता है. लेकिन जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें फ्रिक्शन का बहुत रोल है, क्योंकि जैसे हम चल रहे हैं तो जब हम वॉकिंग करते हैं, जो मैंने आपको ये वाला केस बताया है कि हम जब ग्राउंड को अच्छे से प्रेस कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है वहाँ पर. अगर फ्रिक्शन ना हो, मान लीजिए ग्राउंड स्लिपरी हो, क्योंकि जहाँ पर लुब्रिकेंट्स का यूज़ क्यों किया जाता है, स्लिपिंग प्रोवाइड करने के लिए. तो अगर ग्राउंड स्लिपरी है और फ्रिक्शन अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि हम एक्शन नहीं लगा पाएंगे, तो हमें रिएक्शन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा. तो फ्रिक्शन का रोल क्या होता है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि व्हेन फ्रिक्शन इज़ अप्लाइड देन we can exert the action force properly and by which the suitable
रिएक्शन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेकेंड बॉडी। जब हम एक्शन लगा पाएंगे प्रॉपरली तभी हमें सुटेबल रिएक्शन मिलेगा सेकेंड बॉडी से। ओके, तो इसीलिए फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसका, आई थिंक योरसेल्फ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बी पार्ट पर आते हैं। बॉय ऑफ मास 60 kg, मास इज गिवन, रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, जम्प्स ऑन टू अ ट्रॉली of mass 140 kg, moving with the velocity of this in the same direction, find their common velocity। तो आपको पता है यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दो मासेस दे रखे हैं, वेलोसिटी भी डबल दे रखी हैं और आपको फाइंड करनी है कॉमन वेलोसिटी। तो ये केस एक आपका बुलेट गन वाला केस होता है कि ये है, कुछ ऐसे कॉमन केसेस हैं जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर दे रखा है बॉय ऑफ मास 60 kg, रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले बॉय जो है वो एक सिंगल बॉडी की तरह रन कर रहा था 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है ना m1 u1, तो बॉय का मास m1 60 kg है, u1 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। जम्प्स ऑन टू अ ट्रॉली, वो एक ट्रॉली पर जंप करता है, सेकेंड बॉडी क्या है ट्रॉली, उसका मास यानी कि m2 है 140 kg, और मूविंग विद वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो v2 जो है आपका यहाँ दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों में प्लस का साइन आएगा। फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया, जो बिफोर इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इज इक्वल टू के राइट साइड में, क्योंकि जब वो ट्रॉली पर चढ़ जाता है तो उसकी अलग वेलोसिटी नहीं रहती, बल्कि वो ट्रॉली की वेलोसिटी से ही मूव करेगा, तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। कॉमन कितनी है v, तो m1v प्लस m2v, v दोनों में अगर कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2, ब्रैकेट के बाहर आप लिख देंगे v, ठीक है। तो आपकी ये हो गई लेफ़्ट साइड और ये हो गई आपकी राइट साइड। तो दिस होल इज़ राइट साइड, दिस होल इज़ लेफ्ट साइड। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और v को फाइंड करेंगे, तो v का रिलेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तब आपका आंसर इस पार्ट का आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो b है वो आज का होमवर्क भी है, b पार्ट का होमवर्क आप मुझे सेंड करेंगे, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो सी द क्वेश्चन 22 ईयर। इसमें बुलेट और गन वाला केस है। इसमें दे रखा है आपका कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स इम्बीडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज़ द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है उस वाले केस से, बिकॉज यहाँ पर दे रखा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऐसा केस होता है कि बुलेट गन से फायर होती है तब हम लेते हैं कि बिफोर फायरिंग मोमेंटम इज़ ज़ीरो, लेफ़्ट साइड ज़ीरो लेते हैं। लेकिन जब ऐसा केस दे रखा होता है कि बुलेट फायर होकर किसी चीज़ में एम्बेडेड हो जाती है, किसी चीज़ के अंदर चली जाती है, जैसे यहाँ दे रखा है कि बुलेट फायर होने के बाद में एक ब्लॉक के अंदर चली जाती है और ब्लॉक जिससे वो टकराई वो मोशन में आ गया, ठीक है। तो हमेशा इस वाले केस में, क्योंकि इसमें गन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ बिफोर फायरिंग बुलेट की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए बुलेट ऑफ मास, तो सबसे पहले आप m1 लिख लेंगे और 10 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, और उसकी जो वेलोसिटी है u1 वो लिख लेंगे 400 मीटर पर सेकेंड। गेट्स इम्बीडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, तो जो m2 u2 जो आपकी सेकेंड बॉडी है वो ब्लॉक है, उसके लिए आप लिख देंगे ज़ीरो, क्योंकि उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। मास था लेकिन क्योंकि आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ज़ीरो। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, तो आप जब राइट साइड में आएंगे तो इज़ इक्वल टू के बाद आपको लिखना होगा m2 u2, राइट साइड में आपको लिखना होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1, क्योंकि बुलेट जो है वो क्या होता है कि रुक जाती है, उसके अंदर इम्बीडेड हो गई ब्लॉक के और बुलेट स्टॉप हो जाती है, तो ये पार्ट आपका ज़ीरो हो गया। प्लस m2 v2 जो आएगा आपका, यानी कि आप ब्लॉक किस वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो m2 है आपका 900 ग्राम और v2 जो है वो आपको फाइंड करना है। सो आई होप
द केस इज़ क्लियर। मोमेंटम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो टेक केयर ऑफ दिस। जो मैंने अभी बताया उसमें m1u1 प्लस m2u2 वाले पार्ट में m1 10 ग्राम है, u1 आपका 400 मीटर पर सेकेंड है, m2 आपका 900 ग्राम है, लेकिन u2 ज़ीरो है, इसलिए m2u2 होल पोर्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर आप आएंगे इज इक्वल टू पर, फिर m1 आपका ऑलरेडी 10 ग्राम है, और v1 जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इस पार्ट में ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा क्योंकि बुलेट ब्लॉक के अंदर जाकर रुक जाती है। प्लस m2v2, तो m2 आपका अगेन 900 ग्राम है, लेकिन v2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डू दिस। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24। उसमें दे रखा है अ मैन वेइंग 60 kg रन्स अलॉन्ग द रेल्स with a velocity of 18 km per hour and jumps into a car of mass 1 क्विंटल। 1 क्विंटल के लिए ब्रैकेट में दे रखा है 100 kg, कन्वर्टेड है ऑलरेडी, स्टैंडिंग ऑन द रेल्स, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेल्स। तो ये भी वही है, m1u1 प्लस m2u2 के बारे में बात करते हैं। तो m1 पहला मास है 60 kg, u1 रन्स अलॉन्ग द रेल्स विद वेलोसिटी, u1 है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड जम्प्स इनटू अ कार ऑफ मास, सेकेंड बॉडी है कार, मास m2 कितना है 100 kg, u2 स्टैंडिंग ऑन द रेल्स, तो खड़ी है, इसलिए m2u2 फिर से इस पोर्शन में ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू, राइट साइड आते हैं, m1v1, तो m1v1 में क्या लिखा है, m1 ऑलरेडी 60 kg था, लेकिन इसमें लिखा है कि पर्सन जंप करता है कार में, तो पर्सन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर m2u2 आपका ज़ीरो, m1v1 आपका ज़ीरो हो जाता है, प्लस m2v2 में आपको m2 गिवन है, v2 फाइंड आउट करना है। बिल्कुल जो 24 क्वेश्चन है दैट इज़ जस्ट लाइक दिस 23। तो आपको 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड करना है, ठीक है। तो जो आज का होमवर्क है दैट इज़ क्लियर। 24 और 23 एक जैसे हैं, अगर आपको इनमें से एक भी करना आ गया तो सेकेंड क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। ओके, सो नाउ इट इज़ फिनिश्ड फॉर टुडे, थैंक यू।